हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ARIs, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी इसको सिंपली बोल देते हैं, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब है कि शॉर्ट टाइम, ये यूजुअली शॉर्ट टाइम के लिए होती है ये इलनेस, एंड देन ये रिकवर हो जाता है पर्सन इससे। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकती हैं इसमें भी, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट नहीं दिया जाए, या फिर कोई साथ में इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी वीक है, या फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है और ये क्रॉनिक फेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। रेस्पिरेटरी हमें पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ये जो इन्फेक्शन है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। नाउ ARI क्या है? ARI रेफर्स टू ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस। अब इसमें क्या है? ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है पर्टिकुलर जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कोज करता है। देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोज करते हैं, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम क्या है? ब्रीदिंग करना। अब इसमें क्या क्या आता है? देखो, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें कि नोज, थ्रोट, एयरवेज एंड लंग्स आते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये 2 में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? देखो, नोज से स्टार्ट हो जाता है, नोज, देन नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स जो कि हमारा थ्रोट एरिया है, देन लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। तो यहां तक ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, और लंग्स के अंदर जितने भी एयरवेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वियोलाई हैं, वो सभी किस में आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। सो ट्रैकिया के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और लैरिंग्स के ऊपर वाले स्ट्रक्चर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। नाउ इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो ये एक्यूट इलनेस है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर कुछ जो फैक्टर्स हैं वो साथ में प्रेजेंट हो, तो ये डेबिलिटेटिंग इलनेस या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन भी कोज कर सकता है, एंड कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकती हैं। अब जैसे कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत कॉमन है निमोनिया हो जाना। तो अगर निमोनिया को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन जो आ रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो डिस्टर्ब होती है, तो ब्रीदिंग बेसिकली डिस्टर्ब होती है, एंड सीवियर केसेस में ये फेटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। नाउ ARI kills an estimate of 2.6 million children annually every year. WHO के अकॉर्डिंग 2.6 मिलियन चिल्ड्रन की एनुअली डेथ हो जाती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। वो इसलिए होती है, देखो, चिल्ड्रन को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन हो गए या फिर जो बहुत ओल्ड एज में है, 60+ ईयर्स के हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। देखो, चिल्ड्रन में क्या है? चिल्ड्रन में डेथ कब होती है? जब ये जो एक्यूट इन्फेक्शंस हैं ये निमोनिया बन जाते हैं, निमोनिया के बाद ये ट्रीट नहीं होते, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब डेथ्स होती हैं। और ये जो डेथ्स हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों में क्या है कि बच्चे एक तो इनको जल्दी से इन्फेक्शन कैच हो सकता है, इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं है अभी, तो जल्दी इन्फेक्शन कैच होगा, एक दूसरे के साथ ये मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, तो दूसरों से इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इलनेसेस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए भी। सो नेक्स्ट है कोजेज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखो, कोज इसका क्या है? इसका वायरल भी हो सकता है, वायरसेस भी कोज कर सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, इवन फंगस भी हो सकते हैं, जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कोज करती है। तो कॉमन जो वायरल इन्फेक्शंस है वो क्या है? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस क्या करते हैं? कॉमन कोल्ड करते हैं, जो कि कोल्ड बच्चों में देखने को मिलता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस की इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। निमोनिया क्या है? लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज निमोनिया। उससे क्या होता है कि एल्वेलाई होते हैं जो कि एयर सैक्स हैं, उसमें पस या फिर फ्लूइड फील हो जाता है, दैट इज निमोनिया। इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या करते हैं? फ्लू कोज करते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा सीवियर होते हैं इसके सिम्टम्स। देन राइनो वायरसेस, ये भी कॉमन कोल्ड कोज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV, ये भी क्या कोज करते हैं? ये भी कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स ही कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। देन है कोरोना वायरस ऑफकोर्स इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फ्लू जैसे, कोविड-19 जिसको बोलते हैं। देन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस,
एंटीरोवायरस। तो ये सभी क्या है, ये वायरसेस हैं, ये कॉमन कोल्ड जैसे फ्लू, निमोनिया, ये सभी कोज करते हैं इलनेसेस। देन आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, ये क्या है, न्यूमोकोकस, ये बेसिकली निमोनिया कोज करते हैं। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी निमोनिया कोज कर सकता है। नेक्स्ट इज बोर्टेला पर्ट्यूसिस, या फिर सिंपली इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। ये क्या कोज करते हैं, वूपिंग कफ कोज करते हैं। तो वूपिंग कफ क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा कफ होती है, बच्चों को वायलेंट कफ होती है, बहुत ज्यादा लाउड होती है ये कफ, तो ये भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। देन माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडोफिला एंड लेजियोनेला न्यूमोनियाe, सो ये सभी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी निमोनिया कॉज करते हैं एंड अदर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देन फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एस्पेर्गिलस स्पीशीज, कैंडिडा स्पीशीज। सो ये सभी कोजेज हैं जो कि पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कोज करते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज, जैसे कि बच्चों को बहुत ही अफेक्ट करता है, तो कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती, प्लस बच्चे क्या है, ससेप्टिबल है इन्फेक्शन से, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, तो इन्फेक्शन जल्दी कैच हो सकता है। और एज 60+ ईयर्स अगर एज है तब भी क्या होता है, देखो और भी इलनेसेस हो जाती हैं तब पर्सन को, तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम क्या होता है, अभी ससेप्टिबल होता है, वीक होता है, डेबिलिटेटिंग इलनेसेस हो जाती हैं, तो एज भी एक रिस्क फैक्टर है। देन आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है ऑलरेडी, जैसे कि इम्यूनिटी वीक है, HIV इन्फेक्शन है, एड्स इन्फेक्शन है, कैंसर है, सो ये सभी क्या है, डेबिलिटेटिंग इलनेसेस हैं जो कि इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक करती हैं। और जैसे कि अगर ऑर्गन लिया है किसी ने, तो क्या होगा, उसको इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। सो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण ये जो इन्फेक्शंस है ये कैच हो जाते हैं, प्लस ये क्या कॉज करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, देखो अगर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जो कि ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक को जिसने वीक किया हुआ है, जैसे कि एस्थमा हो गया, COPD हो गया, तो ये क्या है, अगर ये इन्फेक्शन होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो क्या हो सकता है, या तो यही कंडीशंस और ज्यादा वर्स हो सकती हैं, एस्थमा वर्स हो सकता है, COPD और एक्सेसरबेट हो सकता है, या फिर और ये जो इन्फेक्शंस है ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकते हैं, निमोनिया कोज कर सकते हैं। देन है स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक ग्रेट रिस्क फैक्टर है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी, तो क्विकली देख लेते हैं कि ये जो वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर फंगस होते हैं कैसे इन्फेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो देखो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनहेल कर लिया, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन क्या है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि कफ हो गया, स्नीज हो गया, तो अगर कफिंग कर रहा है पर्सन, स्नीजिंग कर रहा है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को एयर में छोड़ रहा है। Then entry and attachment of pathogen to respiratory epithelial cells initiating infection, जैसे ही हम उसको इनहेल कर लेंगे तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हुए, तो क्या होगा, अब सिम्टम्स अपीयर होंगे। सिम्टम्स कैसे, जैसे कि कफ होगा, फीवर होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज इन्फ्लेम हो गए, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगी। तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन क्या है, सिम्टम है, इससे क्या होता है कि जो एयरवेज हैं वो नैरो भी हो जाते हैं, ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। डैमेज टू रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू फर्दर इन्फेक्शन। अब देखो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम अगर डैमेज हो गया है तो जो फर्दर अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसके लिए पर्सन और ससेप्टिबल हो जाता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। सीवियर केसेस कैन लीड टू निमोनिया, अभी मैंने बताया अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो जो सीवियर केसेस है वो उससे निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन, या फिर वहां से इन्फेक्शन जो है ब्लड में भी एंटर हो सकता है, दैट इज सेप्सिस। देन रूट ऑफ स्प्रेड जैसे कि मैंने बताया कि ये कैसे स्प्रेड होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो जैसे ही अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, खांसी करता है, छींक मारता है या फिर बातचीत करता है, तो उससे ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है ये एयर में आ जाते हैं। अब एयर में आ गए तो कोई अगर पर्सन पास में है, क्लोज कॉन्टैक्ट में, तो वो उसको इनहेल कर सकता है, एंड देन ये इन्फेक्शन क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है।
और ये कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो किसी सरफेस को टच कर रहा है, जैसे कि सपोज बुक्स को टच किया, और वही अगर कोई पर्सन साथ में बैठा है उसने वो जो बुक थी वो टच की दोबारा से, तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन ऐसे कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस से भी ट्रांसफर होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। अब है सिम्टम्स क्या होंगे इसके, वही कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, तो कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, रनी और स्टफी नोज होगा, जो नोज है वो रनी होगा, उसमें से सिक्रीशंस या फिर म्यूकस निकलता रहेगा। देन फीवर होगा, पर्सन को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वायरस या फिर बैक्टीरियल इलनेस जो भी हुई है। देन बॉडी एक पूरी बॉडी में पेन होगा, फटीग होगा, थकावट होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, देखो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, निमोनिया, जो कि बच्चों में बहुत देखने को मिलती है, ओल्ड एज में देखने को भी मिलती है कि ये जो कंडीशंस है ये सीवियर हो जाती हैं, निमोनिया कोज करती हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो सकती है, ईयर इन्फेक्शन, ईयर में ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है, साइनस इन्फेक्शन, साइनसाइटिस हो सकता है, एक्सेसबेशन ऑफ अंडरलाइन रेस्पिरेटरी कंडीशन, अंडरलाइन मतलब कि कोई भी अगर पहले से कंडीशन है, COPD है, एस्मा है, वो और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, एक्सेसबेट हो जाएगी। रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, और ये बेसिकली तभी होती है जैसे कि मैंने बताया कि किसी की इम्यूनिटी वीक है या फिर और कोई इलनेसेस हैं साथ में, तो ऐसा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट मीन साइन एंड सिम्टम्स की असेसमेंट करना, साइन एंड सिम्टम्स देखकर ही एक बार पता लग जाता है कि ये जो पर्सन है इसके साइन एंड सिम्टम्स किससे रिलेट कर रहे हैं। और उसके बाद हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की कि किसी के कांटेक्ट में आया है अगर पेशेंट, वो पूछ सकते हैं, कोई रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है वो पूछ सकते हैं, कोई इम्यूनाइजेशन आपने ली हो तो उसकी भी हिस्ट्री ले लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन आ सकता है, लंग्स की साउंड सुन सकते हैं, लंग साउंड सुन सकते हैं कि कोई फ्लूइड तो एक्यूमुलेशन नहीं है, वो देखने के लिए। देन CBC कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, इसमें इन्फेक्शन का हमें पता लग जाएगा, WBCs का अमाउंट कितना है, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कितने हाई हैं, तो उससे हमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन का पता लग जाता है। कल्चर कर सकते हैं, स्पूटम का कल्चर कर सकते हैं, कल्चर से हमें स्पेसिफिकली पता लग जाएगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ये इन्फेक्शन को कोज किया है। चेस्ट एक्सरे या फिर CT स्कैन कर सकते हैं चेस्ट का, जिससे एबनॉर्मेलिटी, निमोनिया, ये सभी कंडीशंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन है प्रिवेंशन, देखो इसकी प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है तो वो जरूर लेनी चाहिए, जैसे कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा अवेलेबल है तो फ्लू से प्रिवेंट होता है, निमोनिया भी कोज कर सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन जो कि निमोनिया के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है, तो जो भी प्रिवेंटेबल डिसीजेज है उसके लिए वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। देन हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड हैं या फिर आप इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो आपके हैंड्स पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हैंड वॉशिंग प्रॉपर बहुत जरूरी है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक इंडिविजुअल, सो अगर कोई सिक इंडिविजुअल है तो हमें देख के पता लग जाता है उसको कफिंग, स्नीजिंग, रेड आइज, रनी नोज, ये सब है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट में ना रहें। कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको स्नीज और कफ करते टाइम अपने माउथ को कवर करना चाहिए। स्टेइंग होम व्हेन सिक, और जब हो सके इफ़ पॉसिबल अगर आप सिक हैं, आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज कर सकती है, स्प्रेड हो सकती है, तो आप घर पर ही रहें। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, तो इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग से क्या है, लंग्स पर और ज़्यादा प्रॉब्लम कोज हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, देखो वायरल इन्फेक्शन के लिए एज सच कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये अपने आप रिकवर होते हैं। इसमें क्या है, वायरल इन्फेक्शन में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशन, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वही वायरल इन्फेक्शन को रिकवर कर दे। देन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले सकते हैं टू रिलीव सिम्टम्स, जैसे कि म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, ग्वाइफेंसिन, सिट्राजिन होती है जो कि एंटी एलर्जिक होती हैं, एंटी हिस्टामिनिक होती हैं, तो ये सभी क्या है सिम्टम्स में रिलीफ देती हैं। नेबुलाइजर्स आप ले सकते हैं। और उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो इरेडिकेट या फिर एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। सो आई होप आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।